नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम रायपुर में हाई वोल्टेज मुकाबला में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हाई वोल्टेज मुकाबला आरसीबी और साथ साथ मुंबई इंडियंस के बीच में हो रहा है और दोनों ही टीमें शानदार तरीके से इस मैच को लेकर तैयारी में है। और तैयारी में इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ तो मुंबई को अपने आप को बचाए रखने के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है, तो आरसीबी चाहेगी कि उसके जो पॉइंट्स है वो थोड़े से और बढ़ जाए, चौथे नंबर से वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाए। बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है आरसीबी की टीम और जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि मुंबई इंडियंस जो है आंकड़ों के बाजीगरी में आगे है। 19 मुकाबले जीते हैं जबकि 16 में आरसीबी जीती है आईपीएल के मैचेस में। दोनों ही इस बार 2 बार भिड़े हैं और आज का ये जो मुकाबला है बेहद खास होने वाला। लेकिन ये तस्वीरें भी बेहद शानदार और महत्वपूर्ण है क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी पहुंच चुकी है और ये जो टीम है दरअसल ये आरसीबी की टीम है मैच के लिए स्टेडियम के अंदर एंट्री करते हुए। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि कोलकाता की टीम भी थोड़ी देर पहले ही पहुंची है, तो यानी कि 3 महत्वपूर्ण और बड़ी टीमें राजधानी रायपुर में इस वक्त मौजूद है। यह अपने आप में क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। आरसीबी की टीम पहुंची हुई है तो रॉयल चैलेंजर्स जिसमें कि एक से एक धाकड़ प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रजत पाटीदार, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोस हेजलवुड, जैकब बेथेल, जितेश शर्मा, टिम डेविड। तो ये जो फैंस हैं उनका भी जो एक्साइटमेंट है वो अपने चरम पर है। देखिए टी शर्ट से लेकर पोस्टर से लेकर और भी अलग अलग तरह के भाव भंगिमाएं और तमाम तरह के जो आजकल प्रोडक्ट्स आते हैं वो लेकर ये प्लेयर्स, ये जो फैंस है ये पहुंचे हुए अपने प्लेयर्स के लिए, अपने फेवरेट प्लेयर के लिए। तो विराट कोहली के पोस्टर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी हम जब बात कर रहे थे तो विराट कोहली को लेकर ही ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दिया था। तो मुकाबला जब खास है तो खास मेहमान भी हमारे साथ है और वो स्टूडियो पहुंच चुके हैं। जसवंत क्लाउडिया सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोर्ट्स मामलों के एक्सपर्ट हैं, लंबे समय से स्पोर्ट्स को कवर करते आ रहे हैं और खास बारीकी से हर स्पोर्ट्स पर नजर रखते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। कुछ ही देर में हमारे साथ जितेंद्र वेंगट सर भी जुड़ेंगे जो कि पूर्व रणजी प्लेयर हैं, उनसे भी समझेंगे आज के इस मुकाबले के बारे में। और साथ साथ हमारे जो संवाददाता है वो भी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका भी रुख करेंगे। वहां पर किस तरह की गहमा गहमी है, किस तरह की हलचल है, फैंस के बीच क्या चल रहा है, किस तरह का मुकाबला उनके बीच चल रहा है। क्योंकि इसके पहले जब हम जुड़े थे तो सभी आरसीबी खूब हूटिंग कर रहे थे। अब भी क्या आरसीबी को लेकर ही वहां पर माहौल बना हुआ है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं जसवंत क्लाउडिया सर से ही क्योंकि स्टूडियो में वो आ चुके हैं, उनसे समझते हैं आज के मैच के बारे में। क्लाउडिया सर, देखिए मैच के बारे में समझना तो एक अलग जरूरी चीज है, लेकिन आज का मुकाबला जिस तरह का है पहली नजर में क्या लग रहा है? क्योंकि आरसीबी का होम ग्राउंड, अंक तालिका में भी चौथे नंबर पर है टीम। इधर मुंबई इंडियंस लगातार परफॉर्मेंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, नीचे से 8वें नंबर पर है, यानी कि ऊपर से 8वें नीचे से दूसरे नंबर पर है। ऐसे में इस तरह की परिस्थितियों के बीच पहली नजर में क्या लगता है, कैसा होगा मुकाबला? देखिए मुकाबला तो क्रिकेट में आप कुछ भी नहीं बोल सकते और क्रिकेट की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह यही है कि इसके जो परिणाम होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। कोई आप पहले से पूर्वानुमान लगा ही नहीं सकते कि क्या होने जा रहा है इस मैच में। तो ये जरूर है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के हौसले बुलंद है। उन्होंने जो अब तक मुकाबले हुए थे उन मुकाबलों में उन्होंने शानदार खेल दिखलाया है और अपने प्रतिद्वंदी को पराजित किया है। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की जो टीम है, हालांकि 5 बार की विजेता है इस आईपीएल में और इस समय शायद आपने 8 का, मेरी जानकारी में 9वें स्थान पर है इस समय और 9वें स्थान पर है और उनके लिए इस मुकाबले को जीतना बहुत अहम है। लेकिन हम आपको ये भी बतला दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जो टीम है उसने पहली बार 2025 में आईपीएल के इस टूर्नामेंट चैंपियनशिप को जीता है। तो उनके लिए भी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि वो ये चाहेंगे कि इस क्रम को हम आगे बढ़ाएं, फिर से एक बार दोबारा हम जीते।
और मुंबई इंडियंस के लिए तो बड़ी आफत वाली स्थिति की 5 बार की चैंपियन 9वें स्थान पर। नाक की बात है सर, ये तो नाक और साख दोनों की बात है। वापस आपके पास मैं आता हूं, लेकिन जितेंद्र वेंगड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। नाक की बात है और साथ साथ साख की भी बात है मुंबई इंडियंस के लिए। क्या लग रहा है सर आपको, किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? क्या हाई वोल्टेज मुकाबला होगा या फिर एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मुकाबला तो हाई वोल्टेज ही होगा, क्योंकि मुंबई की टीम हार जरूर रही है लेकिन वो कमजोर नहीं है। हालांकि उनके जो बड़े प्लेयर है वो इस टूर्नामेंट में अभी तक सफल नहीं हुए। हार्दिक पांड्या की बात करें और सूर्य कुमार की बात करें, तो ये जो बहुत बड़े बड़े नाम है मुंबई इंडियन के, जो इस टूर्नामेंट में अभी तक तो उतने सक्सेस नहीं हुए हो, जिसके कारण से मुंबई इस मैदान पे है। लेकिन आप अगर नाम की बात करेंगे और बड़े बड़े नामों की बात करेंगे तो मुंबई इंडियंस के पास में आप देखेंगे 1 से 11 बड़े बड़े नाम है। और रोहित शर्मा अभी जबरदस्त फॉर्म में है। उसके बाद फिर और दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो ये जो मुकाबला है रोहित और कोहली के बीच में है, क्योंकि दोनों जबरदस्त फॉर्म में हैं और ऐसे उम्र के ऐसे ढलान में दोनों जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। और आज आप देखेंगे कि रायपुर के जो पूरे दर्शक हैं ये इन दोनों को देखने के लिए आए। और वेंकट सर, बीच में रोकूंगा आपको। उम्र के ढलान पर जो आप कह रहे हैं वो फैंस को जरा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके लिए तो अभी भी वो उनके सुपरस्टार है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या है देखिए, अभी भी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोहली की अगर आप फिटनेस की बात करें तो 36, 37 में भी और 15-16 साल के जो लड़के उससे अच्छे उनकी फिटनेस है। और रोहित शर्मा को आप देखिए पिछले मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी की, तो हमारे जितने भी यंगस्टर्स है उससे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये दोनों जबरदस्त फॉर्म में हैं और ये बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अगर मुंबई को अपने इस टूर्नामेंट में वापसी करनी है तो इस मैच से वापसी करनी पड़ेगी। ये आखिरी मैच हो सकता है। अगर यहाँ उन्होंने वापसी नहीं करी तो फिर उनके क्वालिफिकेशन के जो वो सारी चीजें हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। ये दोनों टीम के लिए बड़ा मुकाबला है। लेकिन जैसे क्लाडियस भैया ने बोला, मैं भी बोलता हूं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है, क्योंकि उनके सारे प्लेयर फॉर्म में हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस साल क्रिकेट खेला है। बिल्कुल, क्रिकेट जरूर खेला, लेकिन ये जो सीरीज हुई है आईपीएल की, इसमें उतना परफॉर्म नहीं कर पाया है। क्लाउडी सर, क्या लगता है आपको, क्या वजह रही है कि इतना परफॉर्म मुंबई इंडियंस की टीम नहीं कर पाई है? क्या इसके पीछे की वजह आप देखते हैं? क्या ज्यादा मैचेस खेलने की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर वो जो एक यूनिटी होनी चाहिए? क्योंकि चेंजेस बहुत हुए हैं टीम में, और अब तो ये भी खबर आई है, कल की ही खबर है कि हार्दिक पांड्या बहुत जल्दी केकेआर की टीम में शामिल होने वाले हैं अगले सीजन में। देखिए, ऐसा है कि ये जरूर है कि मुंबई इंडियंस की टीम ने शुरुआती दौर में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में, उस समय से बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया था। लेकिन पिछले इस वर्ष जो परफॉर्मेंस उन्होंने अब तक दिया है वो बहुत चिंतनीय है। और इसकी वजह यही है कि जिस खिलाड़ी को जो अवसर मिल रहा है, खिलाड़ी उसका लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। चाहे आप बल्लेबाजी तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन काम वैसा नहीं हो पा रहा जैसे उम्मीद की जा रही थी। तो इसकी वजह यही है कि आप अगर जो अवसर आपको मिला है उसका अगर आप फायदा नहीं उठाते हैं तो आपको नुकसान होता है। 120 गेंदों का ये खेल है और उसमें भी अगर 2-4 गेंदों को अगर आप जो जहां आप ले सकते थे, स्कोर कर सकते थे, उसको भी अगर आपने छोड़ दिया तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। दूसरी बात क्षेत्र रक्षण की बात है, तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की तरफ क्षेत्र रक्षण में भी थोड़ी कमी है। मैंने ऐसा महसूस किया कि जिसका फायदा जो है विपक्षी टीमों को मिला है। हालांकि मुंबई इंडियंस के तरफ से अगर हम देखें तो रियान रिकल्टन जो है उन्होंने 308 मैच में 380 रन बनाए हैं और सबसे बड़ा स्कोर उन्हीं का है 123 रन का। तिलक वर्मा ने भी शतक लगाया है और क्वांटम डिकॉक ने भी शतक लगाया। लेकिन सवाल यह है कि एक साथ एक मैच में ये खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, न इनकी बल्लेबाजी अच्छी हो पा रही है, न तो गेंदबाजी अच्छी हो पा रही है। यही वजह है कि मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, मैच जीत नहीं पा रही है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी अंडरस्टैंडिंग में है, उसकी वजह समझ के बाहर है। जबकि इतने बड़े कोचेस होते हैं जो इनको समझाते हैं, इनको साथ में खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपस के जो सामंजस्य है उसकी भी कमी है। और मैं तो ये कहता हूं कि मैदान के अंदर, मैदान के बाहर भी कुछ मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों में आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए उसमें कमी है। बिल्कुल। वेंकट सर, आपको क्या लगता है, किस तरह से मजबूती और क्या कमजोरी लगती है आपको दोनों टीमों की? देखिए, अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करें ना,
तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है वो है उनकी गेंदबाजी। अब आप देखिए कि मुंबई इंडियंस ने 2 बार 200 से ज्यादा का रन बनाया है, लेकिन वो उसको रोकने में असफल रहे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अभी जितने भी उनके गेंदबाज है, उनके पास एक क्वालिटी स्पिनर्स भी नहीं है, और जितने भी मीडियम पेसर जो है वो पूरे ओल्ड एडेज हो चुके हैं। तो बोल्ट है और जितने भी बॉलर है, आप देखिए हार्दिक पांड्या फेल हो रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि गेंदबाजी कहीं ना लेकिन कहीं एक कमजोर नाम पड़ है रही है। जसप्रीत बुमराह का, जिनसे बहुत उम्मीदें की जाती, वो क्यों नहीं चल पा रहा है? देखिए, जसप्रीत बुमराह को अब अभी सभी लोग समझ में आ गए कि उनको किस तरीके से खेलना है ना। तो अब एक ही गेंदबाज है जिसके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं है। और मैं भी ये मानता हूं कि मुंबई इंडियन की मतलब जो अभी तक उनकी गेंदबाजी सक्सेस नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है बुमराह का फेल होना। तो अभी कैसा होता है कि बुमराह जिस तरीके से गेंदबाज है, अभी सारे के सारे जितने भी विपक्षी है बुमराह को अच्छे से खेलने लग गए हैं, और वो जानते हैं कि वो किस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मेरे को मतलब अब कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे मुंबई इंडियंस को, जिसमें कुछ अच्छे गेंदबाज आए, और ये अच्छी गेंदबाजी अगर ये करते हैं और मुंबई इंडियन की गेंदबाजी अच्छी होती है, तो ही कहीं ना कहीं उनकी जीत की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि बल्लेबाज कितने भी रन बनाए, वो 200 प्लस वो लोग बना लेते हैं सामने वाले। तो इनको अपनी बल्लेबाजी पे वर्क करना पड़ेगा मुंबई इंडियंस को। सूर्य कुमार यादव भी एक बड़ा नाम है, लेकिन वो भी बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। देखिए, सूर्य कुमार यादव तो आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप से वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, और अभी तो उन्होंने इस तरीके से जितने भी अभी तक मैचेस हुए उन्होंने एक 50 भी नहीं बनाया, तो वो टोटली फेल है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई आपका मेन बल्लेबाज अच्छा नहीं खेला तो आप उसको चेंज करिए और नए लोगों को चांस दीजिए। अभी उनके पास एक ही बल्लेबाज ऐसा है रिकल्टन, जो अभी तक रन बना रहे हैं, और पिछले मैच में रोहित शर्मा के नहीं खेलने से भी 3-4 मैच में वो नहीं खेले, तो वो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया मुंबई इंडियंस को। तो वो भी वापस आ गए हैं, रिकल्टन भी खेल रहे हैं। तो अभी अगर मुंबई इंडियंस को अगर ये मैच में अगर जीतना है, तो वो कहीं ना कहीं फील्डिंग करे, टॉस जीत के फील्डिंग करे। सामने वाली टीम अगर 200 प्लस बनाती है, तो उनके पास ऐसे खिलाड़ी है जो 200 रन बना सकते हैं। बस एक ही ऐसी संभावना है जहां मुंबई इंडियंस को मुझे लगता है कि वो जीत सकती है। और इसके लिए आरसीबी के लिए क्या कहेंगे? आरसीबी के देखिए सभी चीजें अच्छी हो रही है। आरसीबी के लिए आप देखिए कि आप कोहली से लेके जितने भी उनके पास डेविड जितने भी लोग हैं, सारे आखिरी तक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और अगर बॉलिंग की बात करें तो उनके पास में ऐसे बॉलर है जो आप अभी आप देखिए, क्या कुणाल पांड्या की बात कर ले या जितने भी मीडियम पेसर उनके पास में है, वो सारे के सारे फॉर्म में है। तो अभी क्या होता है कि उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो इस टूर्नामेंट में अगर बात करें कि 3-4 ऐसी टीम है, जैसे पंजाब है, उसके बाद आरसीबी है, ये 2-3 टीम ऐसे जिसको अपन बोल सकते हैं कि यार ये लोग फाइनल खेल सकते हैं। दावेदार माने जा रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल दावेदार माने जा रहे हैं, उसमें आरसीबी एक टीम है उसमें। बिल्कुल। लेकिन यहां पर मैं वापस आपके पास आता हूं क्लाउडियस सर, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव की जब बात होती है, एक ऐसे प्लेयर थे जिनका नाम बहुत चला, जैसे ही वो रणजी में खेले, बाकी जगहों पर खेले, एक तरीके से एक सितारे की तरह उभर कर सामने आए। लगा कि इस बार आईपीएल में बहुत शानदार फॉर्म में वो दिखाई देंगे। इधर जसप्रीत बुमराह की भी वैसे ही बात होती कि वो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उतना परफॉर्मेंस जितने बड़े नाम हैं वो कर नहीं पा रहे। हालांकि ये जरूर कहना पड़ेगा कि जिस तरह से पर्पल कैप की जो रेस है, वहां पर भुवनेश्वर कुमार ने आरसीबी की तरफ से जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन बाकी टीमों में ये दिखता नहीं है कि जो बड़े नाम है चल क्यों नहीं पा रहे। देखिए, सूर्य कुमार की जहां तक बात है, चाहे जसप्रीत बुमराह की बात है, मैं एक बात जरूर कहूंगा, और जितेंद्र भाई भी सहमत होंगे कि हर खिलाड़ी का अपना एक समय होता है और एक दौर होता है जब खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, उसके बाद एक गिरावट आती है। ये हर के जीवन में है, जो उतार चढ़ाव आता है। अब बड़े से बड़े खिलाड़ियों को आप देखिए, तो सूर्य कुमार यादव मुझे नहीं लगता कि अभी वो उनका समय चला गया। ये जरूर है आज कमाल करेंगे क्या? मुझे आज लगता है कि सूर्य कुमार और साथ ही साथ रोहित शर्मा, और ये 2 खिलाड़ी से आज मुझे काफी उम्मीद है कि ये जो 2 खिलाड़ी हैं ये कुछ गजब ढाएंगे। और देखिए आगे होता क्या है। लेकिन जहां तक बात आप कर रहे थे, भुवनेश्वर कुमार का खेल जरूर एक तेज गेंदबाज हो रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार ही क्यों, हार्दिक पांड्या भी है जो बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हैं। नहीं, देखिए, जब टीमें जब मुकाबले के लिए उतरती हैं तो उस दिन क्या खिलाड़ी परफॉर्मेंस देता है, किस मानसिकता के साथ उतरता है, सारी बातें शामिल। एक तो गर्मी भी मैं कहता हूँ वो भी एक पक्ष है, गर्म भी काफी है, और इतनी गर्मी में हमारे खिलाड़ी जो है वो
खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आपको मौसम का, वातावरण का भी होता है। जितेंद्र बेगड़ साहब तो रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी रहे, वो बहुत अच्छी तरह इस बात को बतला सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक दिन जो है गर्मी थोड़ी होनी भी जरूरी है सर, क्योंकि इस तरह का मुकाबला हो हाई वोल्टेज तो गर्मी तो बनती है और माहौल भी बनता है, क्योंकि समर्थक भी चाहते हैं कि मुकाबला कांटे का हो, टक्कर का हो, मजा आए, जो शॉट्स लंबे लंबे लगते हैं, जिस तरह के बड़े शॉट्स लगते हैं उसको देखने का मौका मिले। लेकिन वेंकट साहब एक बात और भी है कि आज का जो मौसम है वो तो यहाँ का बहुत अब कूल सा हो गया, ठंडा सा हो गया कल से, ऐसे में पिच पर कितना असर पड़ेगा, कितना स्कोर बन सकता है और जो पहले टॉस जीतेगा उसके लिए क्या फैसला लेना बेहतर होगा? देखिए, यहाँ की जो विकेट है हमारी बहुत ही अच्छी विकेट है। पिछले अगर मैच अगर आप देखेंगे तो हर मैच में 200 प्लस रन बनाए। तो अभी जिस तरीके से अब आईपीएल मैच आपने देखा होगा 260 रन भी चेस हो जा रहा है, तो ये बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला होने की संभावना है। आप देखिएगा इसमें 200 से ज्यादा रन बनेंगे और ये विकेट इतना अच्छा है, शुरू से अच्छा रहेगा और थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी यहाँ पे काम करेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेगी, ताकि उनको बाद में बैटिंग करने आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ ड्यू फैक्टर थोड़ा सा काम करता है यहाँ पे। बिल्कुल, ड्यू फैक्टर काम अगर करता है तो जाहिर सी बात है इसका फायदा जो है वो टीम को मिलता है। आपको क्या लगता है जसवंत क्लाउडियस सर, जिस तरह से कि ये जो ड्यू फैक्टर है इसमें क्या करना चाहिए, पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग, क्या चुनना बेहतर होगा टॉस जीतने वाली टीम के लिए? टॉस जीतने वाली टीम को इस मैदान में मुझे लगता है कि गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी चुनना चाहिए। वो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो मौसम का हाल अभी बतलाया गया है उसके अनुसार हवा कुछ तेज चलेगी रात को 9:30 बजे के बाद, तो उसके मुझे लगता है उससे इफेक्ट होगा और गेंदबाजों के लिए फायदेमंद होगा और बल्लेबाजों को खेलने में शायद तकलीफ हो सकती। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मौसम के अनुसार अगर आप देखेंगे जो भविष्यवाणी की गई है तो ज्यादा अच्छा होगा कि पहले बल्लेबाजी कर ली जाए टॉस जीतने वाली टीम को। लेकिन वेंकट साहब यहाँ का जो रिकॉर्ड है रायपुर का, अधिकतर जो टीमें चेस करती है वो जीतती है, तो ऐसे में क्या वो एक रिस्पेक्टेड स्कोर हो सकता है जिसको कि चेस करने में आसानी होगी? क्योंकि देखिए मौसम कल से बार बार बदल रहा है, शाम के वक्त में थोड़ी हवाएं चलती है, बारिश भी हो रही है, ऐसे में क्या लगता है कितना स्कोर सम्मानजनक खड़ा करना होगा? देखिए 180 से ऊपर जितना भी रन बनेंगे वो थोड़े से सेफ रहेंगे, 200 के ऊपर और सेफ है और 220 एकदम सेफ रहेंगे, ये रन है। क्योंकि अभी आप जैसे क्लाउडियस बोल रहे थे, भैया बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग विचार रखता हूं। क्योंकि आप देखिए अगर मान लो थोड़ी सी भी बारिश की संभावना है या थोड़े मतलब इस तरीके की कोई भी संभावना जब रहती है तो बाद में जो बल्लेबाजी करने की टीम को एक एवरेज मिल जाता है कि हमको इतने रन में, इतने बॉल में इतने रन बनाना है और ये टारगेट है, तो वो टारगेट को वो लोग उस समझ के खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले बैटिंग कर लिया और फिर तो कोई बात ही नहीं है, सामने वाली टीम अगर टारगेट से रन बना लेगी, क्योंकि उस समय ओवर कम हो जाते हैं, टारगेट इजी हो जाता है। तो ये दोनों चीज को देखते हुए कि मेरे को ये लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करेगी और सामने वाली टीम को जितना भी कम से कम रन में रोके वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर 220 से ज्यादा कोई भी टीम पहले बैटिंग करके बना लेती है तो वो सेफ है उसके लिए। हालांकि यहाँ पे सेफ भी नहीं है, लेकिन अपन ये देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा प्रेशर बनता है 200 के ऊपर रन जो रहता है चेस करने वाले के ऊपर। बिल्कुल, 200 चेस करने वालों के ऊपर प्रेशर तो होता ही है, लेकिन जो टीम बनाएगी 200 उसके बाद फिर आगे मौसम अगर बदलता है क्लाउडियस सर, तो फिर क्या होता है कि डकवर्थ लुइस और तमाम जो अन्य नियम कानून है वो लगा दिए जाते हैं, ऐसे में क्या स्थितियां बनती दिखाई देती है? नहीं, लेकिन पहले मुकाबले में इन दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला हुआ जिसमें बेंगलुरु की टीम ने 240 रन बनाए, लेकिन उसका पीछा करते हुए 18 रन कम बनाए मुंबई की टीम। तो मैं उसी बात को ही लेकर, उसी समीकरण को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं कि वो जो बेंगलुरु की टीम है अगर टॉस जीतेगी तो मुझे लगता है कि चलिए मैं टीम का नाम बतला दूं, वो बल्लेबाजी करना पसंद करे, क्योंकि साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक ढंग से भी एक दबाव मुंबई इंडियंस, जाहिर सी बात है प्रेशर जो होता है ऐसे बड़े मैचेस में प्रेशर बहुत होता है और प्रेशर का असर खिलाड़ियों पर भी पड़ता है और प्रेशर चूंकि वहां पर और बढ़ जाता है जब आपका होम ग्राउंड हो और तमाम जो आने वाले फैंस हो उसकी संख्या ज्यादातर सपोर्ट एक तरफा एक टीम को कर रही हो, तो कहीं ना कहीं जो चेस जब होता है कि आरसीबी या मुंबई इंडियंस, तो कहीं ना कहीं एक दबाव तो होता है और जब आपकी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी नहीं चल रही हो तो आप और अंडर प्रेशर में आ जाते हैं, ऐसे में परफॉर्म करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो चैलेंजेस किस तरह के और इस मैच को लेकर है या फिर आने वाले समय में चैलेंजेस कौन पार करके मैच जीत सकता है, इस पर और डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन अभी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्दी हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।